बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 11। दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर भी दारोगाए महल्लात जरगाम ने उसे खुश आमदीद कहा, इसलिए कि पहले इस्तकबाल के वक्त वो काहिरा के उमरा का नुमाइंदा था और इस वक्त वो तमाम महल्लात शाही का दारोगा होने की हैसियत से, जिसमें दारुल वजारत यानी वजीर का महल भी शामिल था, इस वजह से उसे उस इस्तकबाल में भी मरकजी हैसियत थी। शायद ये चीज़ मलिक शावर को नागवार गुजरी, क्योंकि उस वक्त जरगाम से मिलते हुए उसके रवैये में पहला जैसा जोश न था। लोगों ने उसे थकन पर मामूल किया, लेकिन दूर अंदेश लोग समझ गए कि मलिक शावर और जरगाम में ज़्यादा दिन नहीं बनेगी। ये चीज़ जरगाम ने भी महसूस कर ली थी और उसने भी मलिक शावर का इस्तकबाल करते वक्त कोई ख़ास जोशो खरोश का इजहार ना किया था, बल्कि यूँ मालूम होता था जैसे वो एक नागवार फ़र्ज अदा कर रहा हो। उसी शाम जरगाम ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, खलीफा इंतज़ार फरमा रहे हैं, आपको अभी याद फरमाया है। मलिक शावर को जरगाम का दखल दर माकुलात पसंद ना आया। उसने तल्ख लहजे में कहा, तुम इन मुअज़्ज़ज़ उमरा को नहीं देखते? क्या इन्हें छोड़कर हरीम खिलाफत पर सजदा रेज़ी ज़्यादा ज़रूरी है? जरगाम को नागवार तो बहुत गुजरा, लेकिन उसने जब्त करते हुए कहा, वजारत माब हर फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। जरगाम महज हुक्म का बंदा है। हरीम खिलाफत ने हुक्म दिया, मैं पैगाम लेकर हाजिर हो गया। वजारत माब जो हुक्म फरमाएंगे वो हरीम खिलाफत पहुंचा दूंगा। मलिक शावर उस जवाब से तिल मिला गया, लेकिन वक्त की नज़ाकत का उसे भी एहसास था। फौरन संभला और बोला, मैं कल हरीम खिलाफत में हाजिर होऊंगा। मलिक शावर ने बात टालने और जरगाम को चुप कराने के लिए जवाब दिया था, लेकिन जरगाम जैसे उसे चिमट गया था। उसने दूसरा सवाल किया, और वजारत माब दारुल वजारत कब तशरीफ लाएंगे? ये हमारा दर्द सर है, दारोगा महल्लात को फिक्र की ज़रूरत नहीं। मलिक शावर और दारोगा जरगाम की उस मुख्तसर गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाने वालों ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि ये बेल मंडे चढ़ती नज़र नहीं आती। दारोगा महल्लात ने मलिक शावर को ये मकाम दिलाने में जो किरदार अदा किया था, उसका एहसास शावर के अलावा जरगाम को भी था। अगर जरगाम कबलज वक्त मलिक शावर को होशियार ना कर देता तो ऐन मुमकिन था कि शावर खौफ खाकर गवर्नर सईद का ओहदा छोड़ देता। ये बात मलिक शावर के जहन के गोशे में महफूज थी, लेकिन दूसरी तरफ वो तमकनत थी जो फातमी सल्तनत के तमाम उमरा के उसके सामने सर झुकाने से मलिक शावर को हासिल होती थी। मलिक शावर मिस्र की फातमी सल्तनत का वजीर आजम था। अगरचे अभी तक उसने ना तो दारुल वजारत में कदम रखा था और ना हरीम खिलाफत की तरफ से उसे कलमदाने वजारत पेश किया गया था, लेकिन ये सब गैर अहम बातें थी। उमरा ने उसकी इताअत करके उसकी बड़ाई और वजारत तस्लीम कर ली थी। अब तो खलीफा आजिद भी ये जुर्रत ना कर सकता था कि वो शावर को वजारत पेश करने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट दिखाए। बहरहाल कोई सूरत भी हो, लेकिन ये बात पहले ही दिन सामने आ गई कि जरगाम और मलिक शावर दो मुख्तलिफ ख्यालात और जज्बात के इंसान हैं। अगर मलिक शावर सल्तनत मिस्र का वजीर था तो उसकी वजारत की दाग बेल जरगाम ने डाली थी। मलिक शावर को काहिरा आते हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। इस दौरान उसने हरीम खिलाफत में खलीफा आजिद का दीदार किया था। हरीम खिलाफत की तफसील और उसकी आराइश व ज़ेबाइश का अगर जिक्र किया जाए तो उसके लिए एक अलग बाब चाहिए। सामीन ये समझ लें कि खलीफा आजिद का महल बाज़ंतीनी और रूमी सल्तनत के शाही महल्लात से किसी तरह कम ना था, बल्कि नवादिरात के सिलसिले में तो उसका दर्जा उनसे भी बड़ा हुआ था। मलिक शावर के अहले खाना अब तक सईद में थे। वो हुक्म दे आया था कि हालात देखकर अहले खाना को काहिरा लाया जाए। ये हुक्म मलिक शावर ने अपने बिरादर निस्बती आमिर गरबी को दिया था। आमिर ने काहिरा से राब्ता कायम कर रखा था। वो रोज़ सराय जाकर काहिरा से आने वालों से मुलाकात करता और वहाँ के तफसीली हालात मालूम किया करता था। उसे ये तो मालूम हो गया कि मलिक शावर खैरियत से काहिरा पहुँच गए हैं, उन्हें वजारत का ओहदा भी मिल गया है। किसी ने उनकी मुखालफत भी नहीं की, लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर थी। मिस्र के वजीर आजम का एक अलग महल था जो दारुल वजारत के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन मलिक शावर उस महल में रहने की बजाय काहिरा में किसी दोस्त के घर ठहरे हुए थे। ये बात इतनी अजीब थी कि आमिर गरबी जिस कदर उस पर गौर करता, उसका जहन और ज्यादा उलझ जाता। मलिक शावर का दारुल वजारत में कयाम ना करना दरअसल उस तल्ख गुफ्तगू का एक नतीजा था जो पहले दिन मलिक शावर और दारोगा जरगाम के दरमियान हुई थी। मलिक शावर दारोगा महल्लात से पहले ही रोज़ खटक गया था और उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो दारुल वजारत में उस वक्त तक कदम ना रखेगा जब तक दारोगा महल्लात जरगाम जिंदा है।
उसके उस इरादे का साफ मतलब ये था कि वो जरगाम को किसी सूरत बर्दाश्त करने पर तैयार न था। जरगाम भी कुछ कम चालाक न था। वो रोज़े अव्वल ही समझ गया था कि मलिक शावर जैसे तुंदखू वजीर आजम के साथ उसका गुजारा मुश्किल है। मलिक शावर के दारुल वजारत ना जाने से जरगाम को ये यकीन हो गया था कि मलिक शावर उसके खिलाफ ज़रूर कोई साजिश कर रहा है। वो न सिर्फ मोहतात हो गया था बल्कि उसने भी मलिक शावर को वजारत से उखाड़ने की तदबीरें शुरू कर दी थी, क्योंकि उन हालात में काहिरा में मलिक शावर और दारोगा जरगाम में से सिर्फ एक ही हस्ती रह सकती थी। मलिक शावर के अहले खाना में शावर की दूसरी बीवी के अलावा 2 छोटी बच्चियां शामिल थीं जो काहिरा जाने की जिद कर रही थी। पिछले साल उन अहले खाना में मलिक शावर की मरहूम बहन की एक जवान साल बेटी जरताज भी शामिल हुई थी। जरताज एक भोली भाली देहाती लड़की थी, लेकिन उसकी झील जैसी गहरी आंखों ने आमिर गरबी को उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। आमिर की बहन यानी मलिक शावर की बीवी ने जब अपने भाई का रुझान जरताज की तरफ देखा तो उसने इरादा किया कि अगर शावर मान जाए तो आमिर और जरताज का रिश्ता कर दिया जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि आमिर गरबी को 6-7 माह सईद से बाहर रहना पड़ा। आमिर गरबी की सईद वापसी के फौरन बाद ही यह इनकलाब आ गया। आमिर गरबी ने कई बार इरादा किया कि वो काहिरा जाकर हालात मालूम करे, लेकिन उसकी बहन ने जाने ना दिया। शोहर की अदम मौजूदगी में वो भाई को सईद से दूर भेजने पर आमादा ना थी। इधर छोटे बच्चों की जिद बढ़ती जा रही थी। अब तो जरताज भी बच्चों के साथ शामिल हो गई। उसे ये इल्म था कि आमिर उसे पसंद करता है और उसकी शादी किसी वक्त भी आमिर के साथ हो सकती है, इसलिए वो आमिर को नाजो नखरे भी दिखाती और अक्सर उससे बच्चों की तरह जिद भी करती थी। आखिर तुम हमें लेकर काहिरा क्यों नहीं चलते? एक दिन जरताज ने ठनक के कहा। मैंने इनकार तो नहीं किया। आमिर गरबी ने जरताज को प्यार भरी नजरों से देखा। ये बहाना सुनते सुनते 1 महीना होने को आया है। तुम्हें नहीं चलना है तो बता दो, मैं मुमानी से कहकर कोई और इंतजाम करूंगी। माशाल्लाह, तुम तो बहुत बहादुर मालूम होती हो। आमिर गरबी मुस्कुराया। तुम्हें मेरी बात बहाना लगती है। जब तक काहिरा के सही हालात मालूम ना हो जाएं, वहां जाना किसी तरह मुनासिब नहीं। मैं हालात वलात को नहीं जानती, जरताज ने नखरे से कहा। कान खोल कर सुन लो, अगर अगले हफ्ते तक तुमने जाने का फैसला ना किया तो मैं मुमानी और बच्चों को साथ लेकर चली जाऊंगी और तुम मुझे देखते ही रह जाओगे। तुम्हें तो मैं अब भी देख रहा हूं। आमिर को हंसी आ गई। फिर उसने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, यकीन करो जरताज, मुझे तुमसे ज्यादा काहिरा जाने की जल्दी है, लेकिन ऐसे पुरआशोब दौर में बगैर सोचे समझे काहिरा में कदम रखना कोई अक्लमंदी नहीं। फिर ऐसी हालत में कि साथ में बहन, 2 बच्चियां और जरताज भी हो। मुझे तुम जरूर ताना दोगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरताज ने मुंह फुला लिया था। ये क्या कम बिगाड़ा है कि सुबह से शाम तक काहिरा चलने की रट लगाए रखती हो? अच्छा भाई, मैं बाज आई। अब जो कभी काहिरा का नाम लूं तो कहना। आमिर गरबी हंसता हुआ बाहर चला गया। शाम को जब वो वापस आया तो उसने बहन से बात की। बाजी, भाईजान को गए काफी दिन हो चुके हैं, उनकी तरफ से कोई इत्तला नहीं आती और मेरे लिए ताकीद है कि काहिरा के हालात देख के आप लोगों के साथ काहिरा पहुंचूं। बहन जरा इंतजार करती रही कि शायद आमिर कुछ और कहे, लेकिन आमिर खामोश रहा तो उसने कहा, आमिर, इन बातों पर तो हम 1 से ज्यादा बार गुफ्तगू कर चुके हैं। सवाल यह है कि तुम अब क्या करना चाहते हो? तुम्हारे जहन में इसका कोई हाल या तदबीर है? बाजी, आमिर ने अदब से कहा, मैं चाहता हूं कि आप कोई फैसला करें। भाईजान से मुमकिन है कि हमें कोई इत्तला दी हो और हो सकता है कि वो हम तक ना पहुंची हो। उसकी बाजी ने सोचते हुए कहा, मैं उम्र में तुमसे जरूर बड़ी हूं, लेकिन अकल में तुम मुझसे आगे हो। तदबीर तुम ही को करना होगी। मेरा अपना ख्याल यह है कि जब तक पुराना वजीर गिरफ्तार ना हो जाए उस वक्त तक तुम्हारे भाईजान की वजारत मजबूत नहीं हो सकती। उस जालिम का तो जिक्र ही ना करो बाजी, आमिर गरबी ने बताया। रजीक भाईजान के काहिरा में दाखिल होने से पहले अपने तमाम असबाब और गुलामों के साथ काहिरा से निकल भागा था। वहां से वो लदा फंदा तबकचा पहुंचा और भाईजान के एक दोस्त इब्ने नसीर बिन अबुल फतूह से मदद हासिल करना चाही। इब्ने नसीर को जब मालूम हुआ कि रजीक हुकूमत मिस्र का बागी और वजीर आजम मलिक शावर का दुश्मन है तो उन्होंने रजीक को गिरफ्तार करके काहिरा भेज दिया। भाईजान ने हफ्ता भर कैद में रखा, जहां उसने हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की और उस जुर्म में कत्ल कर दिया गया। ये तो मैदान ही साफ हो गया। बहन ने खुश होकर कहा, मेरा ख्याल है कि हमें फौरन काहिरा पहुंचना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है, आमिर गरबी ने ताकीद की, लेकिन आपको वहां ले जाने से पहले मैं काहिरा का एक चक्कर लगाना चाहता हूं। इस कदर भी एहतियात की जरूरत नहीं आमिर, बहन ने समझाने के अंदाज में कहा।
अगर तुम्हारा ख्याल है कि औरतों का वहां जाना मुनासिब नहीं तो जरताज को मैं अम्मी के घर भेज देती हूँ। रही मैं तो मेरा वहां जाना बहुत ज़रूरी है। जरताज के साथ दोनों बच्चियों को भी अम्मी के पास भेज दो बाजी, आमिर गरबी ने मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है, बहन ने मान लिया। लेकिन जब जरताज से बात की तो वो अकड़ गई। मैं तो काहिरा जाऊंगी, मामू ने मुझे बेटी बनाया है, मैं उनके पास जाऊंगी। जरताज ने पूरा घर सर पर उठा लिया। आमिर की बहन ने उसे समझाया, जरताज होश के नाखुन लो, मैं भी तो अपनी दोनों बेटियों को अम्मा के पास भेज रही हूँ। ये दोनों तुम्हारे मामू की सगी बेटियां हैं। मगर जरताज काहे के मानने वाली थी, चमक के बोली, आप मुझे साथ नहीं ले गई तो मैं अकेली काहिरा पहुंच जाऊंगी। मुझे घोड़े की सवारी आती है और रास्ता भी मालूम है। बेचारी मुमानी चुप होकर रह गई। आमिर बाहर से आया तो उसने चुपके से कहा, जरताज बहुत तेज लड़की है, कहती है मैं काहिरा जरूर जाऊंगी, चाहे अकेले घोड़े पर बैठ के जाना पड़े। आमिर जरा ऊपर मुस्कुरा मुस्कुरा के बहन को देखता रहा, फिर कहा, बाजी इजाजत दो तो मैं समझाऊं जरताज को। तुम रोज तो समझाते हो उसको, मुझसे कभी पूछा है? बाजी ने उसे मुंह तोड़ के जवाब दिया। आमिर को शर्मिंदा होना ही था। कुछ देर बगलें झांकता रहा, फिर उस कमरे में चला गया जहां जरताज बैठी थी। जरताज, आमिर ने जोर से कहा कि जरताज अपनी जगह उछल पड़ी। इतनी जोर से बोलते हो, मैं तो डर गई थी, जरताज ने सहमे लहजे में कहा। सीधी बात तुम्हारी समझ में आती ही नहीं। आमिर के हर लफ्ज से गुस्सा टपक रहा था। कह दिया कि इस वक्त तुम्हारा काहिरा जाना मुनासिब नहीं, फिर क्यों जिद कर रही हो? बाजी ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत डांटा। जरताज ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोच के खामोश रही। आमिर को जवाब नहीं मिला तो वो और बिफर गया। भाई काहिरा पहुंच चुके हैं, पहला वजीर आजम मारा जा चुका है, लेकिन भाईजान अब तक दारुल वजारत यानी वो महल जिसमें वजीर आजम रहता है उस पर अब तक कब्जा नहीं कर सके। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो किसी और के घर क्यों पड़े हैं? ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। इससे पहले काहिरा में औरतों और बच्चों को लेकर दाखिल होना मौत को दावत देना है। भाईजान को अपनी बीवी और बच्चों की अगर जरूरत होती तो उन्होंने अब तक किसी को भेजा होता। उनकी खामोशी से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वहां के हालात भाईजान के काबू में नहीं, और तुम हो के काहिरा की रट लगा रही हो। जरताज ने आज पहली बार आमिर गरबी का गुस्सा देखा था। अब तक वो उसका प्यार ही देखती आई थी और जिंदगी को फूलों की सेठ समझती थी। आमिर की बातों ने उसकी आंखें खोल दी थी और उसे मालूम हो गया था कि जिंदगी गुजारना इस कदर आसान नहीं जितना वो समझती है। माफ कर दो आमिर। और उसके साथ ही उसकी कटोरा जैसी आंखों से दो मोती टपक पड़े। आमिर का गुस्सा धुआं बन के उड़ गया। सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। उसने घबरा के जरताज का झुका हुआ चेहरा ऊपर उठा दिया। अरे ये क्या करती हो, तुम तो रोने लगी। मैं, गलती मेरी थी आमिर। जरताज ने सिसकी ली और आमिर का दिल हिल के रह गया। तुम्हारी नहीं, मेरी गलती थी जरताज, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। आमिर की समझ में ना आ रहा था कि वो किस तरह जरताज को मनाए, उससे माफी मांगे। जरताज अपनी जगह शर्मिंदा शर्मिंदा और सहमी सहमी थी। उसे डर लग रहा था कई इन बातों से उसकी मेहनत का पौधा ना मुरझा जाए। तुम मुमानी को लेकर चले जाओ आमिर, जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। जरताज ने आंसू पोंछ लिए। मैं अकेला जाऊंगा जरताज। आमिर ने दूसरा फैसला कर लिया। अगर काहिरा के हालात दुरुस्त हुए तो मैं वापस आके सबको ले जाऊंगा। जरताज ने बड़ी शुक्रगुजारी से आमिर को देखा। शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ साथ उसमें मोहब्बत की चाशनी भी थी। आमिर ने थोड़ी देर बहन से गुफ्तगू की। सफर के लिए वो पहले ही तैयार था। रात को सब लोग देर तक जागते और बातें करते रहे और सुबह दम आमिर सवार होकर काहिरा जा रहा था। उसने एहतियात के तौर पर 2 सवार और ले लिए थे। काहिरा के हालात बज़ाहिर पुरसकून थे, लेकिन ये सकूत तूफान से पहले वाला सकूत था। मलिक शावर को कलमदाने वजारत मिल गया था और खिलाफत माब के इसरार पर मलिक शावर अपने सरकारी महल यानी दारुल वजारत में भी मुंतकिल हो गया था। लेकिन दोनों तरफ अंदर ही अंदर लावा पक रहा था। दारोगाए महल्लात जरगाम अगरचे मलिक शावर का बड़ा अदब और लिहाज करता और उसके हर हुक्म की तामील में उजलत बरतता, लेकिन उसके स्याह दिल में नक्स भर गया था। मलिक शावर बड़ा शातिर और ज़हीन था, लेकिन उसने भी रज़ीक वाली गलती की थी। रज़ीक ने वजारत संभालते ही गिरोह बरकिया से नजरें फेर ली थी, क्योंकि वो मिस्र का बादशाह हो गया था। यही रविश मलिक शावर ने इख्तियार की। जरगाम ने पहले मलिक शावर के मुकाबले पर आने की कोशिश की, लेकिन गिरोह बरकिया जिसका अब जरगाम सरदार आला बन चुका था, उन्होंने जरगाम को समझा बुझाकर उस गलती से बाज रखा। जरगाम के दिल में जो कुछ था उससे कतई नज़र उसने मलिक शावर की इस कदर तरफदारी, वफादारी और खिदमत गुजारी का इजहार किया कि मलिक शावर जैसा चालाक आदमी भी धोखा खा गया।
फिर जब आमिर गरबी काहिरा पहुंचा तो जरगाम ने उसे हाथों हाथ लिया। उसने खलीफा के मेहमान खाने में आमिर को ठहराया और उसकी खूब मेहमानदारी की। यहाँ तक कि खुद आमिर ने भी मलिक शावर से जरगाम के हुस्न सलूक की बेहद तारीफ की। मलिक शावर को हर किस्म का इख्तियार हासिल था। उसने अपने तौर पर भी जरगाम से ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे, फिर भी उसके दिल को सुकून न था। एक नामालूम खौफ था जो रातों के अंधेरे और अक्सर दिन के उजाले में भी उसे चौंका दिया करता था। शायद इसलिए कि उसने बगावत करके मिस्र की वजारत हासिल की थी और मिस्र के साबिक वजीर आजम रजीक को मौत के घाट उतरवा दिया था, या फिर इसलिए कि मिस्र का हर वजीर आजम इसी तरह कत्ल हुआ करता था। रजीक के बाप मलिक अल सालेह का यही अंजाम हुआ था। फिर रजीक भी मारा गया। मलिक शावर ने अपनी वजारत मजबूत करने के लिए यरूशलेम के ईसाई बादशाह को सालाना खिराज भी बेचूं चरा और मुकर्रा वक्त से पहले ही अदा कर दिया था। फिर भी उसके दिल का चोर बार बार उसे डराता था। उसे अपनी बीवी और दोनों बच्चियों से, जिन्हें वो सईद में छोड़ आया था, बेहद मोहब्बत थी। उसने तय किया था कि वो अपनी पहली फुर्सत में या तो 2 रोज के लिए सईद जाएगा या फिर उन्हें काहिरा बुलवा लेगा, लेकिन वो कोशिश के बावजूद दोनों में से कोई बात पूरी ना कर सका था। अब आमिर गरबी आया तो वो परेशान हो गया। दिल चाहा कि उससे कह दे कि बच्चों को फौरन ले आओ, लेकिन रात उसके बड़े बेटे अली ने जरगाम के बारे में कुछ ऐसी बातें की कि मलिक शावर घबरा गया। आमिर गरबी को काहिरा आए तीसरा दिन था और उसके ख्याल में हालात बिल्कुल पुरसकून थे, मगर मलिक शावर कोई फैसला ना कर सका था। आखिर आमिर ने जोर दे के कहा, मलिक भाई, आप बहुत मसरूफ रहते हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो, इसलिए आप मुझे रुख्सत कीजिए। लेकिन तुम कैसे जाओगे आमिर? मेरा मतलब है कि तुम सईद जाकर क्या कहोगे? मैंने तो तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। मलिक शावर ने बहुत ठहर ठहर के जुमले अदा किए। आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि सईद के मामलात में अभी आप कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि फिलहाल हालात जूं के तू रखे जाएं। आमिर ने जो हालात देखे और समझे थे, उनका यही तकाजा था कि वो इस तरह जवाब दे। तुमने यहाँ के हालात देखे हैं, इस वक्त पुरसकून है, लेकिन मलिक शावर कहते कहते रुक गया। मलिक शावर ने इधर उधर देखा, फिर सरगोशियों में कहा, मुझे दारुल वजारत के हर गुलाम और हर कनीज पर शुबा है कि वो जासूस है। किसका जासूस है? आपका यहाँ कौन दुश्मन है? आमिर गरबी ने आहिस्ता से पूछा। देखने में कोई दुश्मन नहीं, लेकिन यकीन करो, इस महल की दीवार तक में दुश्मन और जासूस हैं। मलिक शावर ने बड़े यकीन से कहा, तुम जरगाम की तारीफ करते हो, वही सबसे खतरनाक इंसान और मेरा एक चालाक दुश्मन है। आपका कहना ठीक होगा, मैंने तो जो देखा वो बयान कर दिया। आमिर ने सादगी से जवाब दिया, मैं वापस जा रहा हूं और बाजी और बच्चों को मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मलिक शावर ने एक लम्हा सोच के कहा, जरा 1-2 दिन और ठहरो, मुमकिन है कि हालात कोई बेहतर रुख इख्तियार करें। ठीक है, आप जैसा इरशाद फरमाए। मलिक शावर कुछ देर ख्यालात में गुम रहा, फिर बोला, आज यरूशलेम से जवाब आने वाला है, उसके बाद कोई फैसला किया जा सकता है। आमिर गरबी ने हैरत से मलिक शावर को देखा। यरूशलेम तो ईसाई सल्तनत है, क्या आपकी उनसे दोस्ती है? तुम्हें मिस्र के सही हालात का इल्म नहीं? मलिक शावर की आवाज गंभीर हो गई। एक जमाना था कि शाम और फलस्तीन की तमाम ईसाई रियासतें मिस्र के मातहत थी, लेकिन अब मिस्र इस कदर कमजोर हो गया है कि हमें अपनी बका के लिए शाह यरूशलेम को एक माकूल रकम खिराज के तौर पर देना पड़ती है। मिस्र की वजारत भी शाह यरूशलेम के रहमो करम पर है। मैंने वजारत संभालते ही शाह से राब्ता कायम किया था और उसे खिराज की मुकर्रा रकम से भी ज्यादा अदायगी की थी, फिर भी उसका मुंह टेढ़ा ही है। मैंने उसे बेहतर ताल्लुकात के लिए एक सफारत भी भेजी है, जिसकी वापसी की आजकल में उम्मीद है। आमिर गरबी के लिए ये इंकशाफ बड़ा हैरत अंगेज था। उसका ख्याल था कि उसका मुल्क मिस्र एक अजीम इस्लामी रियासत है, लेकिन यह मालूम करके उसे अफसोस हुआ कि यह महज एक ढोंग है। मिस्र की चाबी शाह यरूशलेम के हाथों में है और यहाँ के वजीर और खलीफा को अपने तकर्रुर और बका के लिए यरूशलेम की तरफ देखना पड़ता है। यरूशलेम से मिस्र का सफीर वापस आ गया। मलिक शावर को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सफीर से गुफ्तगू के बाद जब आमिर गरबी कमरे में गया तो उसने मलिक शावर को फिक्रमंद बैठे देखा। क्या हुआ भाईजान, आप परेशान क्यों हैं? आमिर गरबी ने अदब से पूछा। मिस्र की वजारत उज़्मा कांटों की सेज है आमिर, मलिक शावर ने परेशान कुन अंदाज में कहा। मैंने मिस्र के खजाने से शाह यरूशलेम को इतनी रकम भिजवाई है कि इससे पहले कभी भेजी नहीं गई, लेकिन शाह यरूशलेम का मुंह अब भी सीधा नहीं। शुक्रिया के 2 लफ्ज कहना तो अलग रहा, उसने हुक्म दिया कि खिराज की अदायगी में 1 दिन भी देर ना होना चाहिए, वरना यरूशलेम की फौजें मिस्र के दरवाजे पर होंगी।
मिस्र के आम लोगों को ये बात नहीं मालूम कि उनकी हुकूमत एक ईसाई बादशाह को खिराज देती है। आमिर ने दर्द भरे लहजे में कहा, कम अज कम मेरे लिए ये एक नया इंकशाफ है। तुम्हारा ख्याल ठीक है आमिर, मलिक शावर अफसुर्दगी से बोला। जब से खिलाफत माब ने अपने आप को हरीम खिलाफत में मुकीद कर लिया, उस वक्त से मिस्री कौम और मिस्री लश्कर का मोराल गिर गया है। वो भी लापरवाह होकर रह गए हैं। खलीफा तो आमतौर से बरकरार रहता है, लेकिन वजारत रोज उलटती पलटती रहती है। जिसको मौका मिलता है, या यूं समझो कि जिसके साथ ज्यादा उमरा हो जाते हैं, वो वजारत पर कब्जा कर लेता है। ऐसी वजारत से तो दूर रहना ही अच्छा है भाईजान, आमिर गर्बी ने हिम्मत करके कहा। इसी झंझट की वजह से मैं काहिरा से दूर पड़ा था। मलिक शावर ने अपनी सफाई पेश की। मगर तुमने देखा कि रजीक ने क्या हरकत की। मैंने उसकी तरफदारी की और उसकी वफादारी का सबूत देने के लिए खुद चल के उसके पास आया था, लेकिन उसके दिल में न जाने क्यों गिरह पड़ गई थी। फिर मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ा जिसे मैं उठाना नहीं चाहता था। अगर आप इजाजत दे तो मैं चला जाऊं, आमिर गर्बी ने साफ कह दिया। मुझे यहाँ की फिजा कुछ अच्छी महसूस नहीं होती। ऐसी सूरत में बाजी और बच्चों को यहाँ लाना किसी तरह मुनासिब नहीं। मजबूरी है आमिर, मलिक शावर ने वाकई बड़ी मजबूरी से कहा। बाल बच्चों से कोई दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन अपनी मुसीबत में उन्हें खींच लेना ना मुहब्बत है और ना अक्लमंदी। तुम ज़हीन जवान हो, उसकी बातों से अंदाज़ा लगाना कि आया किसी मुश्किल की सूरत में वो किस हद तक तुम्हारा साथ दे सकता है। चंद लम्हे रुकने के बाद मलिक शावर ने बड़े मायूस लहजे में कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो बच्चों को लेकर किसी और मोहल्ले में मुंतकिल हो जाना। ज़रा बेहतर है कि तुम सईद छोड़ दो और किसी और शहर में रिहाइश इख्तियार कर लो। मलिक शावर का लहजा इस कदर मायूस कुन था कि आमिर गर्बी घबरा गया। भाईजान, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मलिक शावर ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से मना किया। मुझे कहने दो आमिर, पता नहीं फिर वक्त मिले या ना मिले। मुझे उम्मीद नहीं कि काहिरा के हालात जल्द संभल जाएंगे। तुम्हारे लिए ये सख्त ताकीद है कि अगर तुम किसी रोज बच्चों को लेकर काहिरा आओ तो दारुल वजारत हरगिज ना आना, बल्कि मेरे दोस्त सईद उल सादा के घर पर उतरना। वो मेरे सच्चे दोस्त हैं और हर कीमत पर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आमिर गर्बी ने देखा कि मलिक शावर की आंखें अश्कबार हो गई हैं। भाईजान, क्या आपने हौसला हार दिया? आमिर गर्बी के मुंह से एकदम निकल गया। आमिर, मलिक शावर एकदम चीख उठा। उसका चेहरा एकदम मुतगैर हो गया और वो आंखें जिनमें अश्क तैरते मालूम हो रहे थे, वो आंखें अब शोले बरसा रही थी। तुम मुझे बुजदली का ताना दे रहे हो? मलिक शावर ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मैं सिपाही बच्चा हूं आमिर, शमशीर जनी मेरा ओढ़ना बिछोना है। मैं सिवाय अपने खुदा के किसी और से नहीं डरता। जिस वक्त मैं सईद से काहिरा की तरफ चला था तो मेरे साथ सिर्फ 2000 सवार थे। ये और बात है कि काहिरा पहुंचते पहुंचते सवारों की तादाद 6000 से ज्यादा हो गई थी। वो वक्त कितना नाजुक था। जब मैं उस वक्त हौसला नहीं हारा तो अब क्यों दिल छोड़ूंगा? मैंने तलवार के जोर पर वजारत हासिल की है और कोशिश करूंगा कि तलवार की लाज रखूं। तुम इत्मीनान से जाओ और बच्चों की हिफाजत का ख्याल रखो। सियासत और हुकूमत के मामलात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इन मामलात को मैं खुद संभालूंगा। आमिर गर्बी का धड़कता दिल ठहर गया और जिस वक्त वो सईद वापस हुआ तो उसे मलिक शावर की तरफ से बहुत इत्मीनान था। सईद में आमिर का इस्तकबाल बड़ी खामोशी से हुआ। सब उसके सामने इस तरह खड़े हो गए जैसे बच्चे कहानी सुनने दादी अम्मा के गिर्द जमा हो जाते हैं। आमिर को मालूम था कि सबके दिल काहिरा जाने के लिए बेचैन है और वो आमिर से काहिरा जाने की खुशखबरी सुनना चाहते हैं। आमिर ने उन्हें मायूस ना किया और मसलहतन झूठ बोला। खुश हो जाओ बच्चों, तुम्हारे अबू बहुत जल्द सईद आ रहे हैं। बच्चे खुश हो गए, लेकिन बच्चों की माँ की बेचैनी बढ़ गई। कब आ रहे हैं तुम्हारे भाईजान? वहाँ खैरियत तो है? क्या वो हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं? आमिर की बहन ने एक साथ कई सवालात कर डाले। वो बहुत मसरूफ हैं बाजी, आमिर ने बहन को मुतमईन करने को कहा। सर उठाने की फुर्सत नहीं उन्हें। फिर वो कैसे आएंगे सईद? बहन ने भाई का झूठ पकड़ लिया। आमिर गर्बी ने फौरन दूसरा झूठ बोला। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ना आ सके तो किसी को भेज के बच्चों को बुलवा लेंगे। किसी को भेजने की क्या जरूरत है? हमें तो तुम ले जा सकते हो। बहन ने सवालों पे सवाल करके आमिर को बौखला दिया। आमिर ने संभल के कहा, यह मसला बात का है, पहले काहिरा से बुलावा आने तो दो। ना काहिरा से बुलावा आएगा और ना हम वहां जा सकेंगे, जरताज ने जल के कहा। वो अब तक खामोशी से बातें सुन रही थी। तुम जब बोलोगी बेतुकी ही बोलोगी। आमिर को गुस्सा बहन के सवालों पर आ रहा था, लेकिन उसने सारा गुस्सा जरताज पर उतार दिया। मैं बेतुकी नहीं बोल रही हूं, बल्कि मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, इसलिए तुम चीख उठे हो। जरताज ने आमिर को तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। आमिर बिलबिला गया।
तुम्हारा मतलब है कि मैं काहिरा नहीं जाना चाहता और तुम लोगों के जाने में रोड़े अटका रहा हूं। देखिए मुमानी, जरताज ने फौरन मुमानी की हिमायत ढूंढी। जादू वो है जो सर पे चढ़ के बोले, ये खुद मुंह से कह रहे हैं कि काहिरा नहीं जाना चाहते। पता नहीं इन्हें सईद में रहने से इस कदर दिलचस्पी क्यों है। छोड़ो भी जरताज, तुम बेचारे से खामखा उलझ रही हो। बहन ने कहा, गरीब की थकन तो उतर लेने दो, फिर जो चाहे कह लेना। उन्होंने दोनों बच्चों की उंगली पकड़ी और दूसरे कमरे में चली गई। अब कमरे में जरताज और आमिर थे। बेचारा काले कोसों से आ रहा है। जरताज तिनक के बोली, पैर सूज गए होंगे, बदन दर्द कर रहा होगा। कहिए तो हजूर के हाथ पैर दबा दूं। हाथ पैर क्या दबाओगी, ये गला जरूर दबा दोगी, आमिर ने तंजन कहा। खुदा ना करे मैं क्यों किसी का गला दबाने लगी, जरताज ने चटक के जवाब दिया। जिस पर बस चले उसका गला दबा दो, गुस्सा उतार दो इस पर। अगर कोई नहीं मिलता तो ये खादिम हाजिर है। और आमिर गरबी ने सीने पर हाथ रखकर जरताज के सामने सर झुका दिया। सर हाजिर है, मशके सितम फरमाइए। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो आमिर, सीधे खड़े रहो, कहीं मुमानी ना आ जाए। जरताज पिघल गई। कसम खाओ कि अब ताने ना दोगी। कसम खाती हूं कभी ताना ना दूंगी। कसम खाओ मुझे बेवफा नहीं समझोगी। कसम खाती हूं बेवफा नहीं समझूंगी। आमिर गरबी ने उसे ऐसे प्यार से देखा कि वो शर्मा गई, सर झुका लिया। होती है कुछ इजहार मोहब्बत की जुबां और आगाज़ मोहब्बत की बातें। बात बात पे झगड़ा, फिर मेल और फिर झगड़ा। ये दिन इस तरह कटते हैं, ना कोई दुख होता है और ना दर्द। मलिक शावर को काहिरा गए 6 माह हो चुके थे। इस दौरान आमिर और जरताज की मोहब्बत को परवान चढ़ने का मौका मिला। वो एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए, लेकिन काहिरा में मलिक शावर और दारोगाए महल्लात जरगाम के दरमियान फासले बढ़ते ही गए। और फिर ऐसा वक्त आ गया कि दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खुल के आ गए। दमिश्क और मिस्र के दरमियान अगरचे शाम की ईसाई रियासतों की एक पूरी पट्टी मौजूद थी, लेकिन इसका यह मतलब ना था कि दमिश्क का ताजदार नूरुद्दीन जंगी, जो सुल्तान मशरिक के लक़ब से मशहूर था, वो मिस्र के हालात से नावाकिफ रहता। नूरुद्दीन जंगी ने जिस अंदाज से ईसाई रियासतों को दबाया था, उससे मुसलमानों को ये उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि नूरुद्दीन जंगी अपने बाप इमादुद्दीन जंगी की तरह ईसाइयों से जिहाद जारी रखेगा। अब्बासी खलीफा ने खुश होकर नूरुद्दीन जंगी को खिलत और सुल्तान हल्बो दमिश्क का परवाना अता किया था। खलीफा बगदाद ने सुल्तान को यह भी पैगाम भेजा था कि सुल्तान मिस्र की तरफ तवज्जो करे, क्योंकि वहाँ के हालात रोज़ ब रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं और वजारत के रोज़ ब रोज़ तब्दील होने से मिस्र पर ईसाइयों का असर व रसूख बढ़ता ही जा रहा है। नीज़ ये कि मिस्र के हालात को अगर जल्द ना संभाला गया तो ईसाई खसूसन यरूशलेम का बादशाह वहाँ काबिज होकर मुसलमानों को हमेशा के लिए गुलाम बना लेगा। खलीफा के उस पैगाम से जाहिर था कि खलीफा चाहता है कि मिस्र की नाम नेहाद खिलाफत का खात्मा करके उसका सल्तनत दमिश्क से इल्हाक कर लिया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दिल में भी ये बात अरसे से कचोके दे रही थी, लेकिन वो जानता था कि शाह यरूशलेम मिस्र का हलीफ है और यरूशलेम की रियासत मिस्र और दमिश्क के दरमियान में हाइल है। इसलिए मिस्र पर हमला करने का मतलब है कि पहले वो शाह यरूशलेम से जंग करे। फिर शाह यरूशलेम अकेला कभी ना था, उसकी पुश्त पर शाम की तमाम ईसाई रियासतें थीं जो एक आवाज़ पर यकजा हो जाती थी। ये हालात थे जिनकी वजह से सुल्तान नूरुद्दीन मिस्र पर हमले से गुरेज कर रहा था। वो देख रहा था कि मिस्रियों की खाना जंगी ईसाइयों को ये मौका फराहम कर रही है कि वो किसी दिन पूरे मिस्र पर काबिज हो जाएं। सुल्तान को ये बात भी नागवार थी कि मिस्र की हुकूमत, जो एक इस्लामी रियासत और फातमी खिलाफत होने की दावेदार है, वो यरूशलेम के ईसाई बादशाह को सालाना खिराज अदा करे। उस तसव्वुर ही से उसकी गर्दन शर्म से झुक जाती थी। पिछले दिनों मिस्र में जो इनकलाब आया था, उसकी बाज़ गश्त दमिश्क में भी सुनी गई थी। मिस्र के वज़ीर आज़म मलिक सालेह ने 1 साल गुजारा था कि उसे कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसका बेटा उसकी जगह वज़ीर बना, लेकिन वो भी मुश्किल से 1 साल गुजार सका कि माजूल होकर मलिक शावर के हाथों मारा गया। मलिक शावर बहुत मक्कार और अय्यार था, लेकिन उसकी और दारोगा जरगाम की अंदर ही अंदर ऐसी चली थी कि मिस्र एक नए इनकलाब के दहाने पर पहुंच गया था। सुल्तान नूरुद्दीन के जासूस उसे बराबर मिस्र की खबरें पहुंचा रहे थे। सिर्फ मलिक शावर ही के बारे में सुल्तान को आगाह ना किया जा रहा था, बल्कि सुल्तान के जासूस दारोगा जरगाम की निजी महफिलों तक में पहुंच जाते थे। उन जासूसों ने अपने आप को शाह यरूशलेम के जासूस होने का तासुर दिया था। इस वजह से जरगाम खुद उन्हें अपनी महफिलों में बुलाता था। वो चाहता था कि किसी मुतवक्के इनकलाब से पहले वो शाह यरूशलेम को अपनी हिमायत पर आमादा करे, ताकि उसे कोई मुश्किल ना पेश आए। जासूसों ने जरगाम को यकीन दिला दिया था कि शाह यरूशलेम यहाँ के हालात से पूरी तरह आगाह है और वो हर मौके पर उसका साथ देंगे।